नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। गुम हुए प्रोडक्टिविटी बूम का मामला। चलिए सीधे इस उलझन में उतरते हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी के चमत्कार तो आम बात हो गए हैं, है ना? हमारी जेब में सुपर कंप्यूटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल रहा है। फिर भी आर्थिक विकास की रफ्तार दशकों से कछुए की चाल चल रही है। आखिर ये हो कैसे सकता है? और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा ओईसीडी के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1995 से 2004 के बीच जो विकसित देश हैं, वहां श्रम उत्पादकता यानी काम करने की क्षमता हर साल औसतन 2.3% बढ़ रही थी। लेकिन उसके ठीक बाद के 10 सालों में 2005 से 2014 तक ये रफ्तार घटकर सिर्फ 1.1% रह गई। मतलब सीधे सीधे आधी। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। तो इसका असली मुजरिम कौन है? अर्थशास्त्री एक खास संदिग्ध की ओर इशारा करते हैं, टीएफपी, यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में आई सुस्ती। हाँ, सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर हमारी इस पहेली का सारा राज इसी में छिपा है। तो आखिर ये टीएफपी है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये ग्रोथ का वो जादुई हिस्सा है। ये सिर्फ ज्यादा लोगों को काम पर रख लें या ज्यादा मशीनें खरीदने से नहीं आता। टीएफपी का मतलब है कि हम कितने स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर तरीके और एकदम नए क्रांतिकारी आइडियाज। ये हमारी इनोवेशन की ताकत का पैमाना है। और ऐसा लगता है कि इसी में जंग लग गया है। आज की सुस्ती को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, ये देखने के लिए कि एक असली प्रोडक्टिविटी क्रांति, एक असली उछाल दिखता कैसा है। कभी-कभी आज के सवालों के जवाब अतीत में छिपे होते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, और इसका हीरो कोई इंजीनियर नहीं बल्कि एक सेल्समैन था। नाम था निकोलस ओटो। और वो एक ऐसी समस्या से जूझने वाला था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और मजे की बात देखिए, ओटो कोई साइंटिस्ट या पढ़ा लिखा आविष्कारक नहीं था। वो तो एक घूम घूम कर सामान बेचने वाला सेल्समैन था। कॉफी, चाय, चीनी जैसी चीजें बेचता था। उसकी यही साधारण शुरुआत इस कहानी को और भी खास बना देती है। ऑटो का रास्ता कह सकते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1860 में उसे उस जमाने के एक गैस इंजन के बारे में पता चला जो ज्यादा कारगर नहीं था। उसने उसे बेहतर बनाने की सोची, लेकिन 1861 में उसका पहला प्रोटोटाइप कुछ ही मिनटों में टूटकर बिखर गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1864 में उसने यूजीन लैंगन के साथ मिलकर दुनिया की पहली इंजन कंपनी शुरू की। और फिर सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 1876 में उसे वो बड़ी कामयाबी मिली। और वो कामयाबी कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो एक क्रांति थी। एक ऐसा आविष्कार जिसने ना सिर्फ एक इंडस्ट्री को बल्कि पूरी दुनिया को चलाने का, उसे पावर देने का तरीका ही बदल दिया। उस समय के इंजनों के साथ दिक्कत ये थी कि वे बहुत ही कमजोर और इनएफिशिएंट थे। वो असल में स्टीम इंजन ही थे, जिन्हें गैस पर चलाने के लिए थोड़ा बहुत बदल दिया गया था। और उनसे सिर्फ 3 हॉर्स पावर की ताकत मिलती थी, मतलब ना के बराबर। ओटो की असली जीनियस छुपी थी 4 आसान से स्टेप्स में, जिसे आज हम ओटो साइकिल के नाम से जानते हैं। पहला इनटेक, फिर कंप्रेशन, फिर पावर और आखिर में एग्जॉस्ट। यहाँ पर जो गेम चेंजर था वो था कंप्रेशन, यानी ईंधन और हवा के मिक्सचर को जलाने से पहले उसे दबाना। बस इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। इससे एक कंट्रोल में रहने वाला ताकतवर दहन हुआ, ना कि कोई बेकाबू धमाका। और ये कामयाब हुआ, जबरदस्त कामयाब हुआ। सोचिए, अपने आविष्कार के सिर्फ 17 सालों के अंदर 50,000 से ज्यादा ऑटो इंजन्स बनाए और बेचे जा चुके थे। उस जमाने की किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए ये एक अविश्वसनीय, मतलब अनसुनी सी बात थी। इसने एक असली प्रोडक्टिविटी बूम को जन्म दिया। तो ऑटो की ये कहानी हमें आज की प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इसे वर्ल्ड बैंक के उस फ्रेमवर्क से जोड़कर देखते हैं, जो हमें बताता है कि अर्थव्यवस्थाएं असल में तरक्की कैसे करती हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्रियों के हिसाब से प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 3 तरीकों से होती है। पहला, जो कंपनियां पहले से हैं वो अपने अंदर ही सुधार करें। दूसरा, जो संसाधन है जैसे पैसा और टैलेंट वो बेहतर कंपनियों की तरफ जाएं। और तीसरा, नई ज्यादा अच्छी कंपनियां पुरानी कम कुशल कंपनियों की जगह ले लें। इसे सिलेक्शन कहते हैं। ऑटो की अपनी कंपनी वो पहले सोर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है।
वो लगातार अपने इंजन के डिज़ाइन और उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाता रहा। मतलब उसकी अपनी ही फर्म वक्त के साथ और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई। अब दूसरे सोर्स यानी पुनरावंटन को देखिए, वो भी यहाँ साफ दिखता है। ऑटो का एक बहुत ही टैलेंटेड मैनेजर था, गॉटलिब डिमलर। उसे लगा कि इस इंजन का एक और भी बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में। वो कंपनी छोड़कर चला गया और उसने एक नई, ज्यादा स्पेशलाइज्ड फर्म शुरू की, जिसने आगे चलकर ऑटोमोबाइल का रास्ता खोला। यहाँ क्या हुआ? टैलेंट और पैसा एक ज्यादा प्रोडक्टिव काम की ओर बढ़ गया। और आखिर में आता है सिलेक्शन। ऑटो का 4 स्ट्रोक इंजन इतना अच्छा था, इतना बेहतर था कि उसने बाजार से पुराने कम एफिशिएंट इंजनों को बस बाहर ही कर दिया। बेहतर टेक्नोलॉजी ने पुरानी को रिप्लेस कर दिया। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ असल में यही तो है। तो ये सब हमें आज के बारे में क्या बताता है? चलिए अब 21वीं सदी की इस पहेली पर वापस लौटते हैं और इन सब बातों को उस पर लागू करके देखते हैं। जैसा कि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट भी कहती है, प्रोडक्टिविटी का वो वादा, वो उम्मीद आज भी हमसे दूर है। हमारे पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऑटो के इंजन जैसा वो दुनिया बदलने वाला असर कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इस पर दो बड़े खेमे हैं, दो तरह के विचार हैं। एक तरफ है निराशावादी। उनका कहना है कि जो बड़े बड़े दुनिया बदलने वाले आइडियाज थे वो तो सब खोजे जा चुके हैं। वो कहते हैं कि फेसबुक और स्मार्टफोन उतने क्रांतिकारी नहीं हैं जितने कि इंजन या बिजली थे। दूसरी तरफ है आशावादी। उनका मानना है कि हम बस एक शांत दौर से गुजर रहे हैं, अगले बड़े उछाल से ठीक पहले। उनका कहना है कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने और अपना पूरा असर दिखाने में वक्त लगता है, ठीक वैसे ही जैसे बिजली को भी दशकों लग गए थे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन जोएल मोकीर जैसे आशावादी इस बात को बड़े अच्छे से कहते हैं, हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। उनका मानना है कि साइंस के नए टूल्स हमें खोज और इनोवेशन के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर ले आए हैं। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। क्या हम बस अगले ऑटो इंजन का इंतजार कर रहे हैं, मतलब किसी एक ऐसे क्रांतिकारी आविष्कार का जो सब कुछ बदल देगा? या फिर क्या तरक्की का भविष्य बिल्कुल अलग दिखेगा, जो कई छोटी छोटी एक दूसरे से जुड़ी टेक्नोलॉजी से मिलकर चलेगा? इसका जवाब आने वाले दशकों में हमारी दुनिया की शक्ल तय करेगा।